नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का हिंदी की कक्षा में बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पर व्याकरण को लेकर बातचीत कर रहे हैं और आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बात करेंगे जो कि हमारा है समास। समास एक ऐसा बिंदु है जो संधि के साथ अधिकांश एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें से बहुत अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और कई बार जो है इसकी जानकारी न होने से हमारे प्रश्न गलत भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर आज वाली कक्षा में हम लोग इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे, जानेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति इसमें कैसी रहती है, क्या क्या चीजें आपको जो है ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और क्या क्या आवश्यकताएं हैं परीक्षा को लेकर इस बिंदु से। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समास शब्द को ही समझते हैं। समास है क्या, किस तरह से ये निर्मित हुआ है, क्या क्या सावधानियां इसमें हमें रखनी चाहिए। तो देखिए, समास शब्द निर्मित होता है हमारा सम प्लस आस से, यानी कि दो शब्द हमारे हैं जिसमें एक सम है और एक आस है। ये दोनों मिलकर समास का निर्माण करते हैं, जिसका मतलब हम ध्यान रख सकते हैं समष्टि करना, निर्माण करना भी हम कह सकते हैं, मिलाना, मेल करना, ये सब इसके जो है शाब्दिक अर्थ माने जा सकते हैं। मूल बात यहाँ पर यह है कि भाई जो समास है इसमें हम दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं और एक नया शब्द निर्मित करते हैं। ध्यान रखिएगा, दो जो अलग अलग शब्द आपस में मिलते हैं वो विग्रह पद कहलाते हैं और दोनों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो उनको हम कहते हैं सामासिक पद या समस्त पद, उसे जो है कहा जाता है। हम यहाँ पर लिखें, सम प्लस आस का अर्थ हुआ समष्टि करना, हम लोग इसे कह सकते हैं मिलाना, समीप लाना भी इसका अर्थ जो है लिया जा सकता है। तो लगभग जितने भी अर्थ यहां इसके प्रयुक्त हो सकते हैं उन सबको हमने इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें परिभाषा को लेकर तो हम इसकी एक बहुत सुंदर परिभाषा भी बना सकते हैं। जैसे हम लिखें, दो शब्दों, अब जहां मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं वहां मैं इसे पद भी कह सकता हूं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कहे दो शब्द हों, दो पद हों, दोनों का मतलब एक ही है। हालांकि दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या है थोड़ा सा हम बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा वर्णमाला में सबसे अंतिम या हम कहें कि प्रथम इकाई जो है वो वर्ण है। अगर हम वाक्य के टुकड़े करें, शब्दों पर जाएं, फिर टुकड़े करें, अंत में हमारे पास जो बचता है वो वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण से हम जब नया कोई रचना करते हैं आगे तो वो होते हैं हमारे शब्द। शब्द के बाद वाक्य होता है। लेकिन जब स्वतंत्र अवस्था में कोई वर्णों का समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। इसी शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे, वाक्य में क्या कर देंगे, प्रयोग कर देंगे, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, पद कह देते हैं। तो एग्जाम में पद कहें या शब्द कहें, बात एक ही है। दूसरी बात, समास जो हमारा बिंदु है इसमें अधिकांशतः पद का ही प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत बार प्रश्न भी किया जाता है कि किसी भी एक समास का नाम देकर पूछा जाता है इस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि दो शब्दों या दो पदों को जो आपस में आपने मिलाया है सामासिक प्रक्रिया के दौरान, उसमें से मूल प्रधानता किसकी है, और प्रधानता निकालने के लिए जो आधार है वो है आपका अर्थ, यानी अर्थ की दृष्टि से उसमें कौन सा पद प्रधान हो रहा है, उसी से हम प्रधानता को देखते हैं। अभी हम बढ़िया तरीके से उसको समझेंगे भी। हम कहेंगे दो शब्दों या पदों के सार्थक मेल से निर्मित नवीन शब्द को, यानी दो पदों को आपने मिलाया सार्थकता के साथ, उससे एक नवीन शब्द निर्मित हुआ, उसको हम लोग कहते हैं सामासिक पद को सामासिक या समस्त पद कहा जाता है तथा यह प्रक्रिया समास कहलाती है। ये जो प्रक्रिया है नवीन शब्द को निर्मित करने की, इसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो नवीन शब्द हमारा सामासिक पद कहलाए या समस्त पद भी कह सकते हैं, और जो ये प्रक्रिया है वो कहलाती है बेटा समास, प्रक्रिया समास कहलाती है। आई बात समझ में। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तो हो गई आपकी परिभाषा। इसके अलावा ये जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं सामासिक प्रक्रिया नया शब्द बनाने के लिए, इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों जो पद आपस में मिल रहे हैं वो एक तो सार्थक होने चाहिए।
नया जो शब्द निकला है वो भी सार्थक होना चाहिए। और दूसरी बात, सामासिक पद और विग्रह पद दोनों का अर्थ समान होना चाहिए, यानी जो दो पद अलग अलग अवस्था में अर्थ दे रहे थे, जब मिलकर अर्थ आए तो लगभग समान अर्थ होना चाहिए, अर्थ बिल्कुल उलट नहीं हो जाए, विपरीत ना हो जाए, ये भी यहां पर जरूरी है। तो जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सबको हम लिखेंगे और फिर हम समास पर चलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सामासिक पद एवं विग्रह पदों, विग्रह में पदों इसलिए लिखा है क्योंकि विग्रह जो पद हैं वो अलग अलग होंगे, दो तो मिनिमम होंगी तभी तो समास बनेगा। सामासिक पद एवं विग्रह पदों का अर्थ समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, आप एक ही प्रकृति के दो शब्दों को आपस में मिलाएं, शब्द अलग अलग प्रकृति के नहीं होने चाहिए। प्रकृति से यहां पर मतलब क्या है, मान लीजिए आप दो तत्सम शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं तो दोनों तत्समी हो, अगर आप तद्भव को जोड़ रहे हैं तो दोनों तद्भवी होने चाहिए, विदेशी को जोड़ रहे हैं तो दोनों शब्द कैसे हो, विदेशी हो। ऐसा ना हो कि आप एक शब्द तत्सम का प्रयोग कर रहे हैं और एक शब्द तद्भव का प्रयोग कर रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे तो फिर वहां पर समास प्रक्रिया ठीक नहीं होगी। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे फिलहाल हम दो ही लिख लेते हैं, हालांकि दो से अधिक भी पद हो सकते हैं। दोनों क्या हम ऐसे लिखें, समान प्रकृति के शब्दों में ही समास किया जाना चाहिए। यानी हमारा कहने का मतलब यह है कि दो जो शब्द आपस में मिल रहे हैं सामासिक प्रक्रिया के दौरान, वो दोनों कैसे हों भैया, समान प्रकृति के हों और फिर उसमें समास किया जाए। सामासिक पद हो, विग्रह पद हो, दोनों का अर्थ कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। दो शब्द हो, ये तो अपना परिभाषा का रूप हो गया। आगे बढ़े हम लोग और, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर व्याकरणिक नियमों के अनुसार, व्याकरणिक नियमानुसार, व्याकरणिक नियमानुसार पदों का मेल होना चाहिए, पदों का मेल होना चाहिए। आई क्या बात समझ में? कहने का मतलब यह है कि भाई जब आप दो पदों को आपस में जोड़ रहे हैं तो उनका मेल करते समय व्याकरण के नियमों का जरूर से आप ध्यान रखें, व्याकरण के नियमों का उसमें पालन किया जाना चाहिए, ये भी आपको वहां पर ध्यान रखना है। दूसरा क्या करना है, जब आप समास विग्रह कर रहे हैं तो जो जिस प्रकृति के शब्द आपके सामासिक पद में प्रयुक्त हुए हैं उसे ही आपको समास विग्रह में प्रयोग करना है, पर्यायवाची शब्द उसमें नहीं रखने हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे विग्रह करते समय पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैसे, अभी देखेंगे। नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहां इसको समझिए कैसे पर्याय का प्रयोग ना करें। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक शब्द लिखा कृष्ण सर्प, मान लीजिए ऐसा एक शब्द है और इसमें आपसे पूछा गया है कि इसका आप लोग समस्त पद का समास विग्रह करिए या फिर निम्नलिखित में से समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा। तो अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, भाई कृष्ण है तो इसको काला भी तो कह सकते हैं, तो हम लोग लिख दें काला है जो सर्प। लेकिन यहां आपको एक सावधानी रखनी है, अगर मान लीजिए एग्जाम में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें काला है जो सर्प, इस तरह से ऑप्शन लिखा है, बाकी में कुछ है ही नहीं, सब अलग अलग हैं, तब तो आप फिर इसको ही ठीक करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 4-5 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक जगह इस तरह से आपको जो है बताया गया है
और दूसरे में इस काला की जगह कृष्ण लिखा हुआ है, कृष्ण है जो सर्प, तो आपको इसी को प्रायोरिटी देनी है, कृष्ण वाले को ही पहले करना है। कारण यह है कि हमेशा समास विग्रह करते समय वहां पर पर्यायवाची शब्द नहीं किए प्रयोग जाने चाहिए, यानी प्रयोग नहीं होना चाहिए पर्यायवाची शब्दों का। तो यानी हम यहाँ पर जो काला शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये एक प्रकार से क्या है आपका अनुचित है, यहाँ कृष्ण शब्द ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इस ऊपर वाले वाक्य का सिर्फ इतना सा मतलब है। दूसरा, विभक्ति वाले कोई समास हो, जैसे मान लो तत्पुरुष में हम बहुत विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो सामासिक पद जब बनाएंगे तो विभक्ति का वहां पर क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, विभक्ति को हटा देंगे, तब आपका जो है वह शब्द प्रयोग होगा। चलिए एक बात और लिख लेते हैं यहां पर, फिर हम सीधा इसके प्रकारों पर चलेंगे। देखिए जैसे मैंने लिखा, समास विग्रह करते समय विभक्ति चिन्हों एवं विभक्ति चिन्हों एवं अव्यय पदों विभक्ति चिन्हों एवं अव्यय पदों का लोप होता है। यानी जब आप सामासिक पद बना रहे हो तो ये सावधानी रखें कि अगर बीच में या कहीं भी उस प्रक्रिया के दौरान कोई अव्यय पद या विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो रहा है तो वहां आपको उसको जो है लोप करते हुए ही सामासिक पद बनाना है, उसके साथ सामासिक पद का निर्माण नहीं करना है। ठीक, तो आइए अब हम चलते हैं आगे और अब हम चर्चा करेंगे हमारे यहाँ पर जो प्रकार हैं उनको लेकर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समास के प्रकार। समास के प्रकार है बेटा, क्लियर हुई बात? आइए आई बात समझ में? चलो मेरे दोस्तों, बेटा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सर समास के प्रकारों में समस्या ये रहती है कि हम लोग 4 प्रकार माने या फिर 6 प्रकार माने कौन सा, और दोनों ही मान लीजिए एग्जाम में आ जाए तो क्या करें। तो भैया सबसे पहले तो 4 प्रकार हमारे संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। हिंदी में कितने हैं? 6 हैं। कारण क्या है, पढ़ते तो आप संस्कृत में आप भी 6 ही हो, लेकिन मूल प्रकार 4 है, वहाँ हमारे यहाँ 6 के 6 फिक्स माने जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के एग्जाम देते समय कहीं भी आपको कुछ भी पूछ ले, आप 6 को श्रेष्ठ करके आना, 6 को सही करके आना, और यही मामला आपका ठीक होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो यानी हम प्रकार कितने मान लें साहब? यहाँ 6 प्रकार मान लें। कैसे पता चलेगा? पद प्रधानता का क्या ध्यान रखना है, सब बातें हम यहाँ पर करेंगे, चिंता ना करो। चलो सबसे पहली बात, 1 नंबर पर हमारा जो समास आ रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है रे? अव्ययी भाव समास। इसी तरह से दूसरा जो समास है हमारा वो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। इसके बाद तीसरे नंबर की चर्चा करें हम लोग, अभी बताएंगे संस्कृत में 4 क्यों थे, यहाँ 6 क्यों, उसकी भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तत्पुरुष के बाद हम बात कर रहे हैं कर्मधारय समास। ठीक, इसी तरह से हम लोग चौथे नंबर पर चलें तो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर द्विगु समास। ठीक, फिर आपका आ जाता है द्वंद्व समास। अब ये द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व समास है। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 बार व का प्रयोग हुआ है, तो आपको उच्चारण में यही प्रयोग करना है। इसके बाद छठे नंबर पर आपका आ जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास,
यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है और पूछा जाता है, वो ये है कि समास का नाम देकर आपसे पूछा जाता है इसमें कौन से पद की प्रधानता होती है, या फिर इस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो उसको देखिए हम लोग यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है, क्यों प्रधान होता है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। संस्कृत में 4 की संख्या क्यों है, पहले तो उसकी चर्चा करें। तो आप देखेंगे द्विगु और कर्मधारय हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, उन दोनों को वहां पर तत्पुरुष के अंदर ही पढ़ा जाता है, यानी कि ये तत्पुरुष के ही प्रकार वहां पर माने जाते हैं, जबकि हिंदी में हम इनको मूल स्वरूप में, स्वतंत्र स्वरूप में ही पढ़ते हैं। इसलिए संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, 6 हो जाती है। अब आ जाओ इसकी पद प्रधानता समझा देता हूं आपको। देखिए यहां पर मैंने कर्मधारय अव्ययी भाव के सामने क्या लिखा, 1 नंबर, फिर हमने लिखा 2, फिर हम लिख रहे हैं 2, फिर हम लिख रहे हैं 2। आप कहेंगे सर आपने तो सबके सामने 2 लिख दिया। बिल्कुल भैया, इन्हीं से आपको समझ में आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। आपने ये गौर किया होगा, जब भी आपने समास पढ़ा होगा तब आपने ये देखा होगा कि सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव को ही पढ़ते हैं, है ना। अव्ययी भाव 1 नंबर पर रहता है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो अव्ययी भाव आप देख रहे हैं उसमें एक मतलब पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। दिख रहा है ना, बिल्कुल। एक का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, पहला पद, पहला कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, प्रथम पद भी इसका कह सकते हैं, प्रधान होता है। आई क्या बात समझ में, यानी प्रथम पद ही लिख दूं, इतना सा तो आप समझदार हो ही, समझ ही जाओगे, ठीक है। यानी अव्ययी भाव समास में 1 नंबर, बाकी सब में 2 नंबर। इससे याद कैसे रहेगा आपको, अभी देखना। 1 नंबर का मतलब हुआ पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में, यानी पहला पद प्रधान होता है, साथ ही साथ अव्ययी भी होता है। अभी पूरा जब पढ़ेंगे डिटेल से तो और देखेंगे। यहाँ पहले समझो, तत्पुरुष समास में 2 लिखा है बेटा, तो तत्पुरुष समास में 2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपका 2 का मतलब हुआ बेटा दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद, दूसरा पद प्रधान। आ रहा ना समझ में। फिर मैंने क्या किया, कर्मधारय में भी 2 लिखा है, इसका मतलब भी क्या हुआ दोस्तों, दूसरा पद क्या हुआ, प्रधान हो गया है। ये लो साहब, क्लियर, आ रहा समझ में। फिर आ जाओ किस पर आएंगे, द्विगु पर। द्विगु में भी क्या होता है, वही दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों में ही क्या हो रहा है, दूसरा पद प्रधान। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं ताकि और आसानी हो जाए आपको समझने में कि भैया तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु तीनों में ही कौन सा पद, दूसरा पद प्रधान। क्लियर। इसके बाद आगे चलें, आगे चलूं तो देखो लिखा है द्वंद्व समास, 2 लिखा है, तो इस 2 के आगे कुछ नहीं करना, आपको ही लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, है ना। कोष्टक में मैं लिख भी देता हूं यहां पर, दोनों ही, यानी यहां पर हमने 2 ही लगा दिया, इसमें दोनों ही। अब आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा, 2 तो हमने कई जगह लिखा है। आओ उसका भी इलाज है मेरे पास। क्या इलाज है, देखो यहाँ सब में 2-2 लिखा था, यहाँ पर दोनों ही लिखा है, लेकिन यहाँ देखो द्वय द्वय कितनी बार आ रहा है, 2 बार। द्वय द्वय कितनी बार आया, 2 बार, यानी कि दोनों ही पद कैसे हैं, समान, यानी दोनों ही पद क्या है, प्रधान। तो द्वंद्व 2 बार आ रहा है ना, इसका मतलब दोनों ही पद क्या हो जाएंगे, प्रधान हो जाएंगे, अगर पद प्रधानता के आधार पर आपसे पूछा गया है। अब जैसे आपने देखा कि भैया द्वंद्व में तो आपने लिख दिया दोनों ही, लेकिन बहुव्रीहि में लिखना है दोनों ही नहीं, यहां नहीं लिखना है। दोनों ही नहीं का मतलब क्या हुआ कि इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद। और तीसरा पद क्या होता है बेटा, उसका अर्थ होता है, यानी जो सामासिक पद है उसका जो अर्थ निकलेगा वो तीसरा पद कहलाता है, इसलिए। और वही यहाँ पर क्या होता है, प्रधान भी होता है। ये बहुव्रीहि की खासियत होती है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या जानकारी ली, पहली जानकारी तो हमने ये ली भैया कि यहाँ पर हमारे 6 प्रकार जो है माने जाते हैं समास के, 6 के 6 नाम हमने लिख लिए। एक ही स्लाइड पर हमने ये भी देख लिया कि कौन से में कौन सा पद प्रधान होता है, यानी कि कौन सा समास में कौन सा पद प्रधान होगा, इसके लिए आपको झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गई ना बात यहाँ पर। अब हम एक एक करके समास को शुरू करते हैं और एक एक यहाँ पर समास के उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। 1 नंबर पर हमने लिखा था अव्ययी भाव समास, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, अव्ययी भाव से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास में क्या होगा,
जैसा कि इसका नाम ही है अव्ययी भाव, इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो पद होगा, पहला पद, क्योंकि प्रधान पहला पद ही है, वो एक तो अव्यय होगा और दूसरा अव्यय होने के साथ साथ वो क्या करेगा, जो नया पद निर्मित करेगा सामासिक पद, उसको पूरे के पूरे को ही अव्यय बना देगा। बस वहां पर अव्यय भाव समास होता है। तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, जिस सामासिक पद में प्रथम पद, कौन सा पद भाई, प्रथम पद, क्योंकि प्रधान भी वही होता है ना, प्रथम पद अव्यय होता है तथा पूरा पद ही अव्यय का भाव देने लगता है, उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है भैया। क्लियर हो गई क्या बात? अब ये बात आपको समझ में आ गई क्या? पहली बात तो नहीं आई तो अभी समझेंगे। देखो मेरी बात, हमने क्या कहा था, पहला पद क्या होगा, अव्यय, और पूरा का पूरा जो पद निर्माण किया है हमने, वो भी किसका भाव देगा, अव्यय का, इसीलिए अव्यय भाव कहते हैं। कुछ और चीजें जो जरूरी है वो लिख लें पहले, फिर हम उदाहरणों की ओर रुख करेंगे बच्चों। सबसे पहली बात तो ये, जितने भी उपसर्ग होते हैं, जितने भी उपसर्ग, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं। देखो कितनी मजेदार बात है ना। इसलिए उपसर्गों से निर्मित शब्द, यानी कोई भी शब्द जो उपसर्गों से निर्मित होगा ना, वो भी अव्यय भाव का उदाहरण होगा। सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं, इसलिए उपसर्गों से निर्मित शब्द अव्ययी भाव के उदाहरण होंगे। आ रही है क्या बात समझ में? एक तो ये बात हो गई। याद रखिए, कोई भी शब्द उपसर्ग से बना हुआ है और वहां पर आपसे अगर समास पूछा गया है तो आप सीधा सीधा अव्ययी बताएंगे, किंतु कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिनमें आपका ये नहीं होगा, हम उनकी बात करेंगे अभी। देखो, उपसर्गों से निर्मित शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। ठीक, एक बात तो ये हो गई, लेकिन इसके साथ ही आपको दूसरी बात पे ध्यान रखनी है, वो ये है, कुछ उपसर्ग हैं जैसे कै, कु, इसी तरह से हमारा से, और से के साथ ही सु उपसर्ग आता है, अच्छे के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, दुर, दुस, सत, बद, खुश, महा इत्यादि, है ना। ये कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो है तो उपसर्ग, लेकिन इनका प्रयोग जब किया जाएगा तो आप ध्यान देंगे कि इनका प्रयोग करने के बाद जो नवनिर्मित शब्द है वो आपका अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि ऊपर हमने लिख तो दिया है कि उपसर्गों से निर्मित सारे शब्द जो है इसमें आएंगे, किंतु ये जो उपसर्ग हैं जो नीचे मैंने लिखे हैं, इनमें आपको सावधानी रखनी है कि इनसे प्रयोग होने वाले जो शब्द होंगे वो सारे के सारे कर्मधारय में जाएंगे। कारण ये है कि ये सारे उपसर्ग जो हैं वो विशेषता बताने का काम करते हैं, और जहां विशेषता बताई जाती है वहां पर कर्मधारय होता है। तो इसको पूरा करेंगे, कै, से या फिर कु और सु भी इसके साथ आ जाएंगे। दुर, दुष, सप्त, बद, खुश, महा इत्यादि उपसर्गों से निर्मित उदाहरण कर्मधारय के अंतर्गत आते हैं।
या फिर कर्मधारय के होंगे। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने ये बात तो कर ली कि उपसर्ग से निर्मित शब्द इसमें आएंगे अव्यय भाव में, लेकिन हमें ये भी सावधानी रखनी होगी कि कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो सब इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, वो सारे के सारे कर्मधारय में जाएंगे। इस बात को आपको ज़रूर से याद रखना है, कहीं एग्जाम में आप गलती न कर बैठें, क्योंकि ध्यान दीजिएगा एग्जाम में छोटी सी बात भी अगर आपके दिमाग से स्लिप हुई तो वहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना? तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा इसको बॉर्डर कर दूं ताकि आपको अलग से दिखता रहे। ये लीजिए, ठीक है। तो अव्यय भाव समास के हमने बढ़िया से यहाँ पर जानकारी ली, परिभाषा अच्छे से लिख ली है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस किस तरह से इसमें जो है आपको सावधानी रखनी चाहिए अव्यय भाव समास को पढ़ते समय। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ मैंने आपको कहा अव्यय पद तो प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन जो नया पद निर्मित होगा वो पूरा का पूरा ही अव्यय होगा। अब कुछ बच्चों को अगर अव्यय समझ में नहीं आया कि अव्यय होता क्या है, तो उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। भैया अव्यय का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई पद हो जिसको आप किसी भी लिंग, पुरुष, काल, कारक कहीं पर भी आप प्रयोग करें, वो अपना मूल जो स्वभाव है, उसका मूल जो प्रकृति है उसको बदलता नहीं है, वही सारा क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए अव्यय भाव के अंतर्गत आप देखेंगे जो भी पद प्रयोग कर रहे हैं वो अपना स्वरूप बदलता नहीं है। ठीक है, चलिए एक बात और इसमें जो हमें लिखनी चाहिए, जो समस्त पद होता है, अब समस्त पद का मतलब सामासिक पद, इसका प्रयोग यदि वाक्य में कर दिया जाए तो ये क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग करता है। यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसके उदाहरणों को वाक्य में प्रयोग करने पर क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं, तो वे होते हैं आपके अव्यय भाव के उदाहरण। तो लिखेंगे, इसी के अंतर्गत लिख रहे हैं अभी हम, समस्त पद का प्रयोग वाक्य में होने पर वह क्रिया विशेषण का भाव देता है, क्रिया विशेषण का भाव देता है। दूसरा, आपने देखा होगा कुछ समास ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा उनका जो समास विग्रह करने का तरीका है वो फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कर्मधारय है तो बार बार हम क्या करते हैं, दोनों पदों के बीच में है जो पद जोड़ते हैं। हम तत्पुरुष की बात करें तो वहां पर हम लोग विभक्ति चिन्हों को जोड़ते हैं, है? लेकिन यहाँ याद रखिएगा, यहाँ आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, किसी भी सामासिक पद का विग्रह करते समय उसका अर्थ ही विग्रह होगा, यानी जो अर्थ उसका प्रकट हो रहा है वही उसका विग्रह कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अव्यय भाव समास। ये छोटी छोटी बातें जो मैं लिख रहा हूं ना, ये उदाहरणों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन पर जरूर आप गौर करना, क्योंकि अगर ये आपके समझ में आ गई तो फिर उदाहरणों को आसानी से हल करना या फिर आसानी से समझना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यय भाव समास के उदाहरणों का समास विग्रह उनका अर्थ ही होता है, उनका अर्थ ही होता है। आई बात समझ में? यानी अव्यय भाव समास का मान लीजिए कोई उदाहरण है, अब आप उसका समास विग्रह कर रहे हैं तो उसका जो अर्थ होगा वो अर्थ ही उसका क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। अलग से उसमें आपको किसी भी प्रक्रिया को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक बात और लिख लेते हैं फिर हम उदाहरणों पर चलते हैं। इस समास में मूल पद पहले अव्यय नहीं होता। मूल पद, आपने देखा होगा वर्तमान समय में प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है। कई बार वो क्या करता है एग्जामिनर, समास से, संधि से, उपसर्ग से, प्रत्ययों से, इनसे वो सीधा सीधा उदाहरण नहीं देता है, केवल इस प्रकार के दो या एक सेंटेंस आपको लिख देगा और नीचे पूछेगा निम्नलिखित में से या उपयुक्त में से कौन सा कथन
गलत है, ठीक है। या फिर ये कहेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यहाँ से 2 कथन लिख देगा जिसमें से एक गलत एक सही हो सकता है, दोनों सही हो सकते हैं, जो भी हो, और फिर 4 ऑप्शन दे देगा, दोनों कथन गलत हैं, एक कथन सही है, पहला गलत है दूसरा सही है, किसी भी क्रम में। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, क्योंकि उदाहरण तो आप देख लेते हैं, रट लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर इन चीज़ों में कई बार जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए सारी डिटेल मैं आपको लिखवा रहा हूँ। इस समास में मूल पद पहले अव्यय नहीं होता, अव्यय नहीं होता, किंतु सामासिक पद का निर्माण होने पर समस्त पद ही अव्यय का भाव देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सामासिक पद है उसमें जो भी मूल शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो हो सकता है अपनी जो उसके स्वतंत्र प्रकृति है उसमें वो अव्यय ना हो, लेकिन जब हम उसको इस समास के अंतर्गत अगर सामासिक पद बना देंगे अव्यय भाव समास में, तो निश्चित रूप से भी पूरा का पूरा किसका अर्थ देगा, वो अव्यय का ही अर्थ प्रकट करेगा। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको, जब भी आप समास वगैरह करें, अव्यय भाव की ही चर्चा कर रहे हैं हम लोग अभी, उसमें आपको अर्थ पर ध्यान देना है, क्योंकि इसमें अर्थ जो होगा उसका जो निश्चित अर्थ होगा वही उसका समास वगैरह भी कहलाएगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा यथा। देखिए यथा जो है वो एक अव्यय होता है, आप कहीं भी यथा शब्द का प्रयोग करेंगे तो पाएंगे इस पर कभी भी लिंग वचन काल कारक इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनको हम व्याकरण में विकारक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा यथाशक्ति, या इसी तरह से मैं लिख दूं यहाँ पर यथार्थ, यथामति, ठीक है। प्रत्येक, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिदिन, यथार्थ, यथामति। जैसे मान लो हमने लिखा आमरण, इसी तरह से हम लिख सकते हैं जैसे आजन्म, ठीक है। यथासंभव, इस प्रकार के उदाहरण इसमें मिलते हैं। इनका एक बार हम समास वगैरह करें, फिर और उदाहरण लिखेंगे और चर्चा करेंगे। देखिए ये हमारे उदाहरण हो गए और इनके सामने हम लोग क्या करेंगे, इनका समास विग्रह करेंगे। क्लियर? आओ, जैसे यथाशक्ति है, अब यथाशक्ति में क्या होगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। भाई यथाशक्ति कहीं पर भी हम लोग प्रयोग करें तो किस अर्थ में प्रयोग करते हैं, शक्ति के अनुसार। जैसे कहते हैं ना कई बार कि भैया आप यथाशक्ति दान कर दीजिए, यानी आपकी जितनी शक्ति हो से उस अनुसार आप दान कर सकते हैं, या यथाशक्ति आप अपना काम करिए, यानी शक्ति के अनुसार करिए। इसी तरह से यथार्थ, जैसा अर्थ हो वैसा, ठीक। तो यथा शब्द जो है दोनों जगह देखो है एक ही शब्द, लेकिन उसका जो जैसा कि हम समास वगैरह कर रहे हैं वो अलग अलग है। जैसे यहाँ शक्ति के अनुसार हुआ, यहाँ पर जैसा अर्थ हो भी हम लोग कह सकते हैं, या इसका हम लोग ये भी कह सकते हैं जैसा वास्तव में अर्थ है वैसा, ठीक है। यथामति, अब यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा, मति के अनुसार। मति का मतलब क्या हुआ, बुद्धि, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मति के अनुसार। ये इसका क्या हो गया, समास विग्रह हो गया है, ठीक है। प्रत्येक की हम लोग बात करें, क्या करेंगे, हर एक। प्रत्येक का मतलब क्या होता है, अर्थ देख रहे हैं हम, ध्यान देना यहाँ पर। अव्यय भाव में जो अर्थ होता है वही क्या होता है, समास विग्रह होता है, ये बात आपको पकड़नी है। प्रतिदिन तो क्या कर देंगे, हर दिन कर देंगे। देखो प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, हर दिन ही तो होता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, प्रतिदिन का हर दिन कर दिया,
आमरण, तो आ का वास्तविक अर्थ तक होता है, तो आमरण का अर्थ क्या हो गया, मरण तक। आजन्म, तो यहाँ आजन्म में तक नहीं आएगा, अब क्या आएगा, आजन्म, तो हम लोग लिख देंगे जन्म से। यथासंभव, जैसा संभव हो, या जैसा वास्तव में संभव है। जैसा संभव हो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, समास विग्रह कर सकते हैं। इन सारे उदाहरणों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सभी में हमने इनके जो अर्थ थे उनका ही क्या किया है, प्रयोग किया है। यानी सामने वाला जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं उन सब के ये जो लिखे हुए स्वरूप हैं वो क्या है, अर्थ ही प्रयोग हुए हैं। तो इसमें एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अर्थ होगा शब्द का वही उसका जो है समास विग्रह भी आपका कहलाएगा। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण और देखें। जैसे जैसे हमने लिखा सकुशल। अब आप पाएंगे हमने देखा से जो शब्द होता है ये भी हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, कुशलता के साथ का अर्थ दे रहा है तो ये उपसर्ग ही, लेकिन क्या कर रहा है, कुशलता के साथ का अर्थ जो है यहाँ पर प्रयोग कर रहा है, इसलिए आपका ये इसी के अंतर्गत आएगा। अव्यय भाव समास में ही इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखें सकुशल। जैसे आ जानू बाहु। इसी तरह का एक शब्द होता है जैसे आ बाल वृद्ध। जैसे प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि शब्द में भी आप देख रहे हैं प्रति जो है वो उपसर्ग ही है यहाँ पर। ठीक है, आ समुद्र, बेपरवाह, चलिए इनका समास विग्रह करते हैं एक बार। देखिए यहां सकुशल तो कुशलता के साथ, सकुशल का क्या हो गया, कुशलता के साथ। ठीक है, आ जानू बाहु, तो देखिए यहाँ जो जानू शब्द प्रयोग हुआ ना इसका मतलब होता है गुठना। इसका मतलब क्या होता है, गुठना। और आ जो उपसर्ग आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, तक। और बाहु का मतलब भुजाएं। आ जानू बाहु, घुटनों तक जाने वाली भुजाएं। तो यहाँ पर लिखेंगे आ जानू, अगर इतना करें तो क्या लिख देंगे हम लोग, घुटनों तक। और आ जानू बाहु तो घुटनों तक जाने वाली भुजाएं। अगर पूरा लिखा जाए तो इस तरह से लिख देंगे, केवल आ जानू लिखा हो तो फिर क्या होगा, घुटनों तक हो जाएगा। आ बाल वृद्ध, बालक से लेकर वृद्ध तक, बालक से वृद्ध तक। इसी तरह से देखिए प्रतिध्वनि, तो ध्वनि की ध्वनि जो होती है उसको प्रतिध्वनि कहते हैं बालकों। ध्वनि की ध्वनि क्या कहलाएगी, प्रतिध्वनि, क्योंकि प्रति देखो यहाँ पर क्या है आपका उपसर्ग है, और उपसर्ग जहां होता है वहां क्या होगा, अव्ययी भाव समास। ध्वनि की ध्वनि क्यों है, आप देखो कभी भी कोई ध्वनि उत्पन्न हुई और उसकी दोबारा ध्वनि सुनाई पड़ी हमें, उसी को तो क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे प्रतिबिंब, बिंब का बिंब क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। आज समुद्र, क्या लिखेंगे, समुद्र तक। क्लियर हो गई ना बात। इसी तरह से देखें बेपरवाह, तो बिना परवाह के। बे आपका क्या है यहाँ पर विदेशी उपसर्ग है, परवाह क्या है विदेशी शब्द। देखो दोनों साथ में जुड़े हैं, अलग अलग नहीं होने चाहिए, हमने देखा है ना, प्रकृति समान होनी चाहिए शब्दों की, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिना परवाह के। ठीक, इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा प्रत्युत्तर। प्रश्नोत्तर होगा तो प्रश्न का उत्तर, प्रत्युत्तर उत्तर के बदले दिया गया उत्तर, प्रत्युत्तर होगा। उत्तर
के बदले उत्तर क्या कहलाया? प्रत्युत्तर कहलाया भैया। क्लियर है ना? प्रत्युत्तर को थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। प्रत्युत्तर समझ में आया? प्रति प्लस उत्तर करेंगे तो क्या बनेगा? प्रत्युत्तर बन जाएगा। तो उत्तर के बदले उत्तर क्या कहलाएगा? प्रत्युत्तर कहलाएगा। ठीक है, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार आपने देखा सामने की तरफ जहां हम समास विग्रह कर रहे हैं वहां पर हम यहां जो है सामने लिखे हुए शब्दों का ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, और अव्ययभाव समास में इधर लिखे शब्दों का सामने की ओर लिखा गया जो स्वरूप है वो अर्थ ही होता है, और उसी को हम लोग यहाँ पर समास विग्रह भी कहते हैं। तो मूल जो समास है अपना अव्ययभाव वो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन इसमें जो और मुख्य मुख्य बातें हैं, क्या क्या जानकारियां इसमें आपको और ज़्यादा याद रखनी है, उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम एक जो और महत्वपूर्ण बात है इसकी उसके पर भी ध्यान देते हैं। देखिए, अगर कहीं पर भी एक पद क्या हो भैया? संज्ञा हो। क्या लिखा हो? संज्ञा। और उसके साथ में अगर कुछ शब्द हैं, फिक्स है वो शब्द, उनको आपको याद रखना है। अगर वो आपको दिख जाए पीछे और फिर पूछा जाए कौन सा समास है, तो निश्चित रूप से आप अव्ययभाव कर देना बिना कुछ सोचे। जैसे अनुसार, अर्थ पूर्वक, भर, पर्यंत और अनुसार। याद रखिएगा अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। यहाँ जितने भी प्रथम पद आपको दिख रहे हैं जो अव्यय हैं या फिर उपसर्ग हैं वे ही प्रधान है, याद रखना, अगला पद प्रधान नहीं है। गलती मत कर बैठना एग्जाम में। संज्ञा पद के साथ अनुसार, अर्थ पूर्वक, भर, पर्यंत, उपरांत, इनमें से कोई सा भी शब्द अगर आपको दिखे अगले की तरफ आगे की ओर, तो वहां पर आप निश्चिंत होकर अव्ययभाव समास ही करेंगे, क्योंकि वहां पर अव्ययभाव समास ही होता है। जैसे उदाहरणार्थ हम बात करें, मैंने यहाँ पर लिखा एक शब्द लिखा, जैसे मान लीजिए ज्ञानानुसार। क्या लिखा मैंने? ज्ञानानुसार लिख लिया क्या बेटा? इसी तरह से मैंने लिख दिया मान लो मतानुसार। मतानुसार मैंने लिख दिया मान लो ज्ञानार्थ। मैंने लिख दिया सेवार्थ। मैंने लिखा जैसे मान लो बलपूर्वक। मैंने लिखा जैसे मान लो श्रद्धापूर्वक। भाई आपको केवल गौर ये करना है कि जो भी शब्द हो ना उसके पीछे कहीं भी ये शब्द लगे हुए दिख जाएं आपको, पीछे की ओर ये शब्द अगर लगे हुए दिख रहे हैं इसका मतलब समझ जाइए कि वहाँ अव्ययभाव समास ही है। अभी इनका हम लोग समास विग्रह करके भी देखेंगे, चिंता मत करिए। इसी प्रकार से मान लो मैंने लिखा दिन भर, वर्ष भर, महीने भर, हैं इस प्रकार से। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमने लिखा जीवन पर्यंत। जैसे अनुसार तो हम लोग मतानुसार पहले ही बना चुके हैं। अनुसार अर्थ पूर्व, भर, पर्यंत, उपरांत। अच्छा उपरांत आएगा यहाँ पर ना अनुसार के जगह, दो बार अनुसार लिख दिया ना, उपरांत आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें यहाँ पर हम जीवन पर्यंत हमने जैसे लिखा, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं विवाहोपरांत। अब आप इनका जब समास विग्रह करेंगे तो भी आपको वही सावधानी रखनी है कि इनका अर्थ क्या प्रकट हो रहा है। जो अर्थ होगा वही इनका क्या कहलाएगा? अपना समास विग्रह। जैसे ज्ञानानुसार, क्या मतलब होगा? ज्ञान के अनुसार। ज्ञानानुसार का क्या कर सकते हैं भैया? ज्ञान के अनुसार कर सकते हैं, ज्ञान के अनुसार। ध्यान क्या रखा आपने? अर्थ तो आपने लिख दिया, समास विग्रह भी हो गया, लेकिन आपने ध्यान ये रखा कि किसी भी शब्द के पीछे, किसी भी शब्द के पीछे की ओर यदि इन 6 में से कोई शब्द नजर आ रहा है तो वो स्वतः ही आपका क्या हो जाएगा? अव्ययभाव। मतानुसार की बात करूंगा तो क्या लिख दूंगा? मत के अनुसार। क्या लिख दूंगा दोस्तों?
मत के अनुसार, हो गया मतानुसार। ज्ञानार्थ की बात करेंगे तो लिख देंगे ज्ञान के लिए। हम लोग कहते हैं ना वह ज्ञानार्थ वहाँ गया है। स्कूल्स में लिखा रहता है ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान, बस वही बात यहाँ पर है दोस्तों। सेवार्थ की बात करें बेटा तो क्या लिख देंगे, सेवा के लिए लिख देंगे। सही है ना, एक एक चीज़ बढ़िया समझा रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आपके यहाँ पर हेल्पलाइन खुली है, पूछ सकते हैं। बलपूर्वक क्या लिखेंगे, बल के साथ। हम कहते हैं ना उसने उसे बलपूर्वक खींच लिया, इसका मतलब कैसे खींचा बेटा, बल के साथ। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के साथ, उसने श्रद्धा पूर्वक नमन किया तो क्या लिखेंगे, श्रद्धा के साथ। श्रद्धा एक भाव होता है मन में बेटा ना, कोई लड़की नहीं है श्रद्धा, मन में क्या होता है, भाव होता है श्रद्धा का। दिन भर तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, पूरे दिन। दिन भर का मतलब क्या हुआ, पूरे दिन। वर्ष भर का मतलब क्या हुआ, पूरे वर्ष। महीने भर का मतलब क्या हुआ, महीने भर यानी पूरे महीने हैं। इस प्रकार जीवन पर्यंत क्या लिखेंगे, जीवन भर। जीवन पर्यंत का मतलब क्या होता है बेटा, जीवन भर। विवाह उपरांत, विवाह के बाद, विवाह के उपरांत भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो है अर्थ जो होगा वो महत्वपूर्ण है। बाकियों में अगर दोनों शब्द समान प्रयोग कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था कि पर्याय नहीं रखना है, पर वो कहाँ, जहां दोनों शब्द एक जैसे हो, जैसे कृष्ण सर्प आ गया, दोनों शब्दों को एक साथ आपको जो है समास विग्रह में रखना पड़ेगा, वहां आपको पर्याय नहीं रखना है। क्योंकि यहाँ पर तो आप अर्थ प्रयोग कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी हमने देखो जहाँ सेवा था वहीं सेवा ही लिखा है, ज्ञान था वहाँ ज्ञान ही लिखा है, बाकी जो है अर्थ ऐसे क्या सामने उतार दिया कि उसका सेंस क्या है, उसका मतलब क्या है दोस्तों। ठीक है, तो एक बात ये हो गई कि जहां कहीं भी आपको एक तरफ संज्ञा शब्द दिख जाए और उसके सामने अगर आपको कहीं पर भी इस प्रकार से अनुसार, अर्थ, पूर्वक, भर, पर्यंत, उपरांत नजर आए तो वहां आपका अव्ययी भाव समास ही होगा बेटा। इसी तरह से और महत्वपूर्ण बात करें हम लोग यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई अव्यय शब्द है और वो लगातार प्रयोग हो रहे हैं, पुनरुक्त हो रहे हैं, बार बार प्रयोग हो रहे हैं और क्रिया विशेषण की तरफ प्रयोग किए जा रहे हैं तो अव्यय भाव समास ही वहां पर होता है भाई। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लिखते हैं क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा आपको, चिंता मत करो ना। पुनरुक्त शब्द अव्ययी भाव, यहां तक दिख रहा है ना, बिल्कुल, अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। कैसे होंगे देखो, पुनरुक्त का मतलब होता है एक ही शब्द दो बार आए। पुनरुक्त का मतलब क्या होता है, एक ही शब्द आपका दो बार प्रयोग हो जाए तो पुनरुक्त होता है। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा घर घर, मैंने क्या लिखा, घर घर। अब एक ही शब्द दोबारा आ गया ना। एक चीज याद रखनी है कि ये होने क्या चाहिए, क्रिया विशेषण की तरफ प्रयोग होने चाहिए वाक्य में, यानी कि इन पर किसी भी प्रकार से लिंग वचन काल कारक का प्रभाव ना पड़े अगर हम वाक्य में प्रयोग करें। तो घर घर तो क्या लिखेंगे, घर ही घर, घर ही घर, शायद दिख रही है ना, बढ़िया। चलो इसी तरह से और शब्द लिखें, जैसे मान लो आया हुआ भी है एग्जाम में, हाथों हाथ। दो लगातार शब्द आ रहे हैं। इसी तरह से आप लिख दें रातों रात, वह वहां से रातों रात गायब हो गया, अव्ययी भाव समास है। दिनों दिन, अब यहां ये मिले हुए शब्द जरूर हैं लेकिन प्रयोग तो इसमें दो लगातार शब्द ही हो रहे हैं, अलग अलग तो है नहीं। धीरे धीरे, रात रात, दिन दिन, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, ये सारे क्या हैं, अव्यय शब्द हैं और वो भी पुनरुक्त हो रहे हैं, यानी बार बार एक ही प्रयोग हो रहा है। जैसे हाथों हाथ की बात करें तो क्या लिखेंगे, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। फिर है रातों रात तो क्या लिख देंगे, रात ही रात में। वह रातों रात करोड़पति हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, रात ही रात में। दिनों दिन,
दिन ही दिन, धीरे धीरे, धीरे और धीरे, या धीरे ही धीरे। जैसे ऊपर ऊपर तो क्या लिख देंगे, ऊपर ही ऊपर। इस प्रकार के शब्द आप देखेंगे, इनमें क्या हो रहा है, अव्यय शब्दों का प्रयोग हो रहा है, यानी ये सारे के सारे पुनरुक्त शब्द हैं। क्या है, ये सारे पुनरुक्त शब्द हैं और इनका जो अर्थ हमने लिखा वो इनका क्या हो गया, विग्रह हो गया है। ऐसे शब्द भी अगर आपको कहीं दिख जाएं तो आप वहां पर क्या करेंगे, अव्यय भाव समास ही करेंगे। ठीक है, इसके साथ एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर इनमें ऐसा ना होकर संज्ञा और विशेषण शब्द प्रयुक्त हो रहे हों, यानी यहां तो हमने कहा क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण पुनरुक्त ना हो, क्या पुनरुक्त हो जाए, संज्ञा और विशेषण, तो फिर कर्मधारी होगा। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पर दो बातें और लिख देते हैं। संज्ञा या विशेषण। अब संज्ञा या विशेषण कैसे प्रयुक्त होंगे वो हम बात करेंगे कर्मधारय में, है ना। संज्ञा या विशेषण शब्द पुनरुक्त होने पर कर्मधारय समास होगा। एक बात तो ये हो गई कि संज्ञा या विशेषण शब्द हो, जैसे हमने कई बार देखा पीला, जर्द, लाल, लाल विशेषण है दोनों, तो फिर वहां पर वो कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए एक पद तो आपका क्या हो, एक पद तो हो सार्थक, एक पद तो क्या हो बालकों, सार्थक, तथा दूसरा पद निरर्थक हो तो फिर वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे एक पद सार्थक तथा दूसरा पद निरर्थक होने पर द्वंद्व समास होगा, ध्यान रखना, द्वंद्व समास होता है। इसके उदाहरण भी लिखेंगे अभी कैसे होता है, ताकि बाद में आपको ध्यान रहे। जैसे मान लो यहां पर मैंने लिखा रोटी। अब कई बार हम क्या करते हैं, रोटी के साथ वोटी शब्द बोल देते हैं, है ना, कहते हैं ना, अरे भाई रोटी वोटी खा लो। तो ऐसा शब्द अगर कहीं प्रयोग हो रहा है और पूछा गया है, यहाँ रिपीट तो ये भी हो रहा है, सिमिलियर से जो है शब्द लग रहे हैं, लेकिन यहाँ द्वंद्व समास की प्रधानता होगी, ये बात ध्यान रखना आप ना। जैसे रोटी वोटी है, चाय वाय, इस प्रकार के शब्द जहां पर नजर आए वहां पर आपको द्वंद्व करना है। अगर शब्द संज्ञा हो या फिर विशेषण हो और वहां पर प्रयुक्त हो रहा हो तो फिर वहां कर्मधारय होगा। लेकिन यदि यहां क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग हो रहे हो, याद रखना, यदि वाक्य में उनका प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह होता हो तो फिर वहां आपका क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा, जो कि मैंने इसमें आपके मेंशन कर दिया, लिख दिया है, समझा दिया है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक की जानकारी लेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे बढ़िया तरीके से, इसी प्रकार के बढ़िया डीपली कंटेंट के साथ आगे के समाज की भी चर्चा करेंगे। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद।